दोस्तों, मैं एक बार फिर आप सबका यहाँ आने के लिए आभार व्यक्त करती हूँ और साहित्य अकादमी ईश्वर सिंह दोस्त की मैं आभारी हूँ कि उन्होंने यह कार्यभार मुझे सौंपकर मुझे बहुत कुछ सीखने का अवसर दिया। दोस्तों, इस वक्त में जबकि हमारा अदब और अदीब से रिश्ता कमज़ोर हुआ है, हमें इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए कुछ गांठें और लगानी होंगी और ऐसे प्रोग्राम इस तरह की गांठों को मजबूत करने का काम करते हैं। उम्बेर्तो इको, जो प्रसिद्ध इतावली चिंतक कथाकार हैं, ने कहीं कहा है कि वही कौम हिंसा पर उतारू होती है जिसका अदब से रिश्ता कहीं न कहीं कमज़ोर हुआ है और फ़ायदा फिक्रा परस्तों ने उठाया है। हमारा वक्त अब हमारा नहीं रहा, बल्कि हमने उसे ऐसी जानकारियाँ ढूंढने में लगा रखा है जो दिन भर बनती बिगड़ती हैं, शाम होते ही बासी हो जाती हैं और अगले दिन हम फिर वही जानकारियाँ इकट्ठा करने को उतावले होने लगते हैं। दोस्तों, मैं जानती हूँ बहुत सारे लोगों को यह भी लगता होगा कि हम वक्त ज़ाया कर रहे हैं, पर दोस्तों, मोहब्बत, मुरव्वत और इल्म वक्त ज़ाया करने से ही हमारे पास आते हैं। तो यह वक्त ज़ाया करके हम कुछ इल्म हासिल करेंगे। पिछले कई सालों से आपने देखा होगा विमर्शों की कैसी बाढ़ आ गई है। स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, पर हमें विमर्शों की ज़रूरत क्यों है? हम जानते हैं लेखन विमर्शों से स्वतंत्र है और होना भी चाहिए, लेकिन विमर्श करने की हमारी इच्छा हमारी नागरिक चेतना का हिस्सा है। हर विमर्श दोस्तों बहुत संताप में से निकलता है, बेहद तकलीफ और ज्वाला में से निकलता है, विद्रोह की ज्वाला में से निकलता है। हर विमर्श से गहरे सवाल पैदा होते हैं जिनके जवाब हमारे लिए ढूंढना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आइए आज हम कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, स्त्री विमर्श की यह समस्या कोई आज की समस्या नहीं है। वैसे तो यह शताब्दियों पुरानी है। आपने अपनी माँओं, दादियों पर दादियों, नानियों पर नानियों को देखा होगा, पर इधर लगभग 50 सालों से मैंने देखा है कि इस पर हम बहुत खुलकर बात करने लगे हैं। तो पिछले 50 साल अगर हम पीछे छोड़ दें तो हम सोचें कि पिछले 50 सालों में हम स्त्री विमर्श की जितनी बातें करते रहे हैं, 50 साल बाद हम वहाँ तक पहुँच पाए हैं कि नहीं। जो होने का हम स्वप्न लेकर चले थे, उस स्वप्न को क्या हम थोड़ा सा भी फुलफिल कर पाए हैं? मैं समझती हूँ नहीं। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। पितृसत्तात्मक व्यवस्था इसका एक कारण तो है ही, पर क्या कुछ और कारण भी हैं? क्या वे कारण खुद स्त्री के भीतर मौजूद हैं या कहीं बाहर हैं? आज हम इस पर बात करेंगे। दोस्तों, हम सब जानते हैं पिछले 50 सालों से हम स्त्री की जो छवि देखने के आदी रहे हैं, अब वह काफ़ी बदल गई है। इतनी कि मेरी माँ पर्दा करती थी और मेरी बेटी छोटे छोटे स्कर्ट और बिकनी पहनती है। हम बीच में हैं जिनका जीवन विद्रोह की लपलपाती ज्वाला के साथ बीता है। इसलिए भी कि हम अपनी बेटियों को एक नया समाज देना चाहते रहे और ये चाहते रहे कि हम जिस दुर्दशा से गुजरे हैं वो हमारी बेटियां ना भुगतें। और न सिर्फ ये, बल्कि हम अपनी बेटियों को ऐसा समाज देना चाहते रहे हैं जिसमें नारीवाद की भी कोई जगह न हो, जिसमें सबकी जगह हो, स्त्री पुरुष मनुष्य चर अचर सबकी। टेक्नोलॉजी ने अपने किले जैसे मजबूत घरों में बैठी स्त्रियों को भी बदल दिया है और अकेला भी कर दिया है। कुछ बरस पहले स्त्रियों को जो चाहिए था उन्हें अब नहीं चाहिए। पहले उन्हें घर, पति, बच्चा चाहिए था, पर अब उन्हें अपना आप चाहिए। स्त्री संवेदनाएं बदल गई हैं।
अपना थोड़ा सा एकांत, थोड़ी सी अभिव्यक्ति स्त्री को मैसर हुई है। अब वह खुलकर वह सब बता रही है जो भी बताने को उसके पास है, अपने अंगों की बात, अपने जिस्मानी भूख और प्यास की बात, अपने आगाज़्म की बात तक, जिसकी बाबत वह सदियों से चुप थी। पर अभी भी यह साहस मात्र मुट्ठी भर स्त्रियां ही कर पाई हैं। तो यहाँ सवाल यह है कि वह अपनी इतनी सी स्वतंत्रता पाकर खुश है? क्या यही वास्तविक स्वतंत्रता है? क्या उसे पता है उसे और क्या चाहिए? क्या वह मूल्य चुकाने को तैयार है? चयन की स्वतंत्रता की क्या चुनौतियां हैं और यह स्वतंत्रता उसे कहाँ ले जा रही है? समस्याएं सिर्फ वे ही नहीं हैं जो दिखाई देती हैं, अस्तित्वगत भी हैं जिनसे स्त्री दिन रात जूझती है। हालांकि मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, पर कुछ सुनते हुए मर्द पुरुषों की बात सुनते हुए मुझे ख्याल आया कि मैं ये कह दूं कि यह विमर्श मर्दों के खिलाफ होना नहीं है, बल्कि समान हक और हैसियत से, प्रेम और सम्मान से मिलजुल कर रहना है, जहाँ कोई छोटा बड़ा मालिक गुलाम ना हो। एक बात और गौर करने की है कि स्त्री अभी अपनी रूढ़ छवि से खुद को निकाल नहीं पाई है, बल्कि यह रूढ़ छवि और पुख्ता हो गई है, क्योंकि बाजार इसे जिंदा रखता है। जिंदा रहने के लिए बाजार उसे समझाता है, उसे युवा, सुंदर, केश रहित होना चाहिए। उसके कपड़े लगातार छोटे होते जा रहे हैं, वह अपने आप को बड़े गर्व से दिखा रही है, टांगें और बाहें ज़्यादा चिकनी हो रही हैं, ऑफिसेस और कार्यस्थलों पर भी मौका देती हैं खुद को छूने का, और कई बार अपनी सीमा भी पार कर जाती हैं। और मैं कई बार सोचती हूँ, क्या हम रोशनी में बहुत देर रहना इसलिए पसंद करते हैं कि हमारे भीतर कहीं गहरा अंधेरा होता है? आइए थोड़ा हम यह भी देखें कि लैंगिक आधार पर पुरुष को क्या हासिल है जो स्त्री को नहीं है। इसकी फहरिस्त बहुत लंबी है दोस्तों, मैं मात्र एक दो लाइन में इशारे करते चलूँगी। राजनीति में स्त्रियां एक वोट बैंक से अधिक कुछ हैं? इलेक्शन के दौरान वे आधी आबादी को लुभाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए लोन्स और स्कीम्स की घोषणाएं करते हैं। इसके बाद एम्पावरमेंट तो छोड़िए, कोई स्त्री को घरेलू और बाह्य हिंसा से बचा तक नहीं पाया है, आज तक नहीं बचा पाया है। पावरलेस विमेंस कमीशन बनाए गए हैं जो हमें कोई मदद नहीं पहुंचा सकते। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि हमें अपनी स्किल बढ़ानी होगी। हमारे यहाँ अधिकतर स्त्रियों के पास स्किल नहीं है क्योंकि उन पर कोई ध्यान नहीं देता। अब तक ये समझा जा चुका है कि हमें वेलफेयर से हमेशा रिजल्ट नहीं मिलने वाला, हमें डेवलपमेंट पर ध्यान देना होगा। आज़ादी के बाद 14% से भी कम सेक्रेटरी लेवल पर स्त्रियां हैं। महत्वपूर्ण सेक्टर जैसे डिफेंस, फाइनेंस, होम, कॉमर्स और रेलवे वगैरह में कितनी स्त्रियां हैं? 800 से अधिक यूनिवर्सिटीज़ होंगी, पर स्त्री वाइस चांसलर सिर्फ दर्जन भर। अभी तक यहाँ का रिकॉर्ड है कि यहाँ एक स्त्री प्राइम मिनिस्टर और कोई दर्जन भर चीफ मिनिस्टर पिछले 75 सालों में बन पाई हैं, और उनकी जो दुर्गति हुई है उन पर बात करना बेकार है। पुरुष और स्त्री के बीच का आर्थिक विभाजन स्त्री की गुलामी का प्रमुख कारण है। हालांकि अब वे आर्थिक निर्भरता की ओर बढ़ रही हैं, पर इससे भी उसके सामने कई नई चुनौतियां पैदा हुई हैं और उसे दोहरे मोर्चे पर लड़ना पड़ रहा है। समाज में अभी भी स्त्री की हैसियत और मालकियत नहीं है। मैं कोई फॉर्म भरती हूँ तो मुझे अपने पति का नाम लिखना पड़ता है, पर मेरे पति कोई फॉर्म भरते हैं तो उन्हें मेरा नाम नहीं लिखना पड़ता, अपने फादर का नाम लिखना पड़ता है। इस बात को भी भुलाना असंभव है कि अगर स्त्रियों ने अपने आसपास की तमाम स्त्रियों को ऊपर उठने में मदद की होती तो अभी तक स्त्री की इतनी दुर्गति न हो रही होती। जितनी खाप पंचायतें हैं उनमें स्त्री नहीं है। जींस, मोबाइल, विवाह, ऑनर किलिंग जैसे सभी निर्णय पुरुष लेता है। रेप का भय उसका सबसे बड़ा भय है। इससे निपटने की चुनौती हमेशा बनी रहती है। स्त्री सुरक्षा नियम खुद स्त्री को भी नहीं पता। कॉर्पोरेट उन जगहों में से है जहां लड़कियां खुद को ज़्यादा स्वतंत्र मानती हैं,
क्योंकि वे घर की कैद से आज़ाद होकर अपनी मर्जी से जी पाती हैं। पर यहाँ भी उनके साथ क्या होता है? चंदा कोचर और इंदिरा नुई जैसे कुछ चुनिंदा नाम हैं जो कॉरपोरेट जगत में अपनी पहचान बना पाएं। बाकी स्त्रियों का अधिकतर टैलेंट अपने बॉस को खुश करने और रिझाए रखने के चक्कर में जाया होता रहता है। स्त्री होने का अभिशाप ढोती आ रही है। धर्म का क्या है आप सबको पता है। सबरीमलाई मंदिर में अभी भी औरतों का प्रवेश वर्जित है। दैहिक पवित्रता एक अनिवार्य चीज़ है और उस युग में हम दैहिक पवित्रता की बात करते हैं जिस युग में एक बिल्किस बानो से 11 पुरुष रेप करते हैं और फिर छूट जाते हैं। बहुत सी कहानियां हैं जो इस पर बात करती हैं युगों से, पर नए युग में ये विद्रोह किसी और ढंग से सामने आता है। शिल्पी झा की कहानी काउंट और ब्लेसिंग्स में नायिका अपनी शादी की 20वीं सालगिरह मनाने शिलांग पहुंचती है अपनी पूरी फैमिली के साथ। यहाँ शिल्पी कहती है, गलत कोण पर रखे कुशन और फर्श के दाग पर कुर्ती, हम 40 पार की औरतें अपना सही गुस्सा पहचान लड़ क्यों नहीं पाती। वह एक नई आंख से अपने रिश्ते की पड़ताल करती है और यहीं उसकी मुलाकात अपने हॉस्टल की रूममेट मंजूषा से होती है जो वहाँ छोटा सा आर्ट स्कूल चलाती है, अकेली रहती है, पेंटिंग करती है और गरीब बच्चों को पढ़ाती है। और उसके पति कौस्तुभ को कोई ऐतराज़ नहीं और सालगिरह की उस खास रात जब उसे अपने पति के साथ होना चाहिए, हीरे का ब्रेसलेट पहने हुए वह अपनी पुरानी रूममेट मंजूषा के साथ उसके कमरे में चली जाती है। कहानी शिल्पी झा की हो या सबाहत आफरीन की, विद्रोह की शुरुआत अक्सर अपने घर से होती है, पर बहुत देर से होती है क्योंकि स्त्री पर अपना परिवार बचाए रखने का दबाव हमेशा रहता है। दूसरे ऐसे कितने कौस्तुभ है हमारे पास जो स्त्री को उसका मनचाहा करने दें। अनुकृति शर्मा की कहानियों में आज की कामकाजी स्त्री की समस्याएं ज़्यादा मुखर हैं। उनका टेक्स्ट और भाषा अलग है। वे विदेश में रहती हैं और वहाँ की स्त्रियों पर परिवार का प्रेशर कम रहता है। आज स्त्री के पास सब कुछ है जिसकी वह ख्वाहिश करती है, फिर भी वह अकेली है, अकेली रेस्टोरेंट जाती है, अकेली घूमती है, जॉब करती है, पर भीतर का कोई सत्य है जो गायब है और आप उस अभाव पर उंगली भी नहीं रख सकते। आज हम देखें तो कहानी की भाषा बदली है, तेवर बदले हैं, स्त्री कई रूपों में हमारे सामने है, पर क्या उसमें आने वाले बिंब और छवियाँ भी बदली हैं? क्या अंतर वस्तु के बदलने से जो भाषिक और संरचनात्मक बदलाव होता है, क्या वह भी बदला है? और सबसे बड़ी बात, आज की स्त्री जितनी बदली है, क्या पुरुष भी उतना ही बदला है? कुछ लोग मानते हैं कि स्त्री लेखक की भाषा अलग होती है, पुरुष लेखक की भाषा अलग। क्या सच में यह अलगाया जा सकता है? क्या हमारे भीतर स्त्री और पुरुष दोनों ही नहीं होते? कृष्णा सोबती की मित्रों मरजानी अगर आप पढ़ें तो आप नहीं कह सकते कि यह किसी स्त्री ने लिखी है या पुरुष ने, पर जब कृष्णा सोबती की ए लड़की पढ़ेंगे तो आप समझ जाते हैं कि यह एक स्त्री की भाषा है जिसमें एक वृद्धा अपने जीवन के खट्टे मीठे अनुभव अपनी लड़की से साझा करती है। इधर अब जाकर हमने अपनी कुछ कहानियों में LGBTQ को शामिल किया है। इसके पहले तो हमने उनको मनुष्य समझा ही नहीं। इनकी समस्याएं बहुत दूर से देखी और वो बहुत दूर से समझी, वो भी थोड़ी बहुत ट्रांसजेंडर्स की, लेस्बियन और अन्य सभी अभी हमारे चिंतन के दायरे में आए ही नहीं। मैं जब इन पर उपन्यास लिख रही थी तो इनकी मुसीबतें और तकलीफ़ें देखकर हैरान थी। ट्रांसजेंडर तो थोड़ा बहुत बाहर आए भी हैं, लेस्बियंस तो अभी तक इतनी ज़रूरत नहीं कर पाई हैं, उन्हें बाहर से तो मार पड़ती ही है, पर इनका परिवार ही इनका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो क्या हम आज तक ऐसा समाज, ऐसा परिवार नहीं बना पाए हैं जहां हर तरह का बच्चा महफूज हो? पर बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसका दूसरा पक्ष भी देखा जाना चाहिए। जिन मुट्ठी भर स्त्रियों को आज़ादी मिली है, उन्होंने अपनी इस आज़ादी का क्या किया है? वह क्या मिली हुई आज़ादी और जिम्मेदारी संभाल पा रही हैं या इन दोनों के बीच कहीं फंस गए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं और वहीं घूम रही हैं? बिकनी के बाद क्या? लिव इन रिलेशनशिप के बाद क्या? आने वाले सालों में परिवार नाम की संस्था कितनी बचेगी? क्या हम भी वहीं पहुंचेंगे जहां आज पश्चिम है?
तीसरा पिता, चौथी माँ। तो क्या स्त्री जब तक स्त्री है उसकी समस्याओं का समाधान नहीं है? बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके जवाब देखने में सरल प्रतीत होते हैं, पर वे हैं नहीं, क्योंकि प्रश्न भी गहरे नहीं हैं। स्त्री को आज एक साथ कई मोर्चे संभालने होते हैं। उसे घर की तुच्छ लड़ाइयों से लेकर बाहर के कंपटीशन और रेप के भयों तक का सामना करना पड़ता है। पहले लोग देवी कहते थे, अब सुपर मॉम, वंडर वाइफ, ग्रेट डॉटर, बेस्ट एम्प्लॉय, सोलो परफॉर्मर जैसे ज़्यादा रंगीन शब्द कहे जाते हैं। मतलब एक ही है, पहले अपना आप दो, फिर देखेंगे हम क्या करते हैं। इन्हीं सभी प्रश्नों पर बात करने के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। प्रश्न और भी बहुत हो सकते हैं, वे भी जो आप सबके मन में हैं और आप भी लगातार उन पर सोचते हैं। आइए हम मिलकर कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। आपने मुझे इतने ध्यान से सुना, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार।